नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अब से कुछ ही देर में भारत और चीन के बीच वार्ता शुरू होगी। चुशूल के मोल्डो में भारत चीन की वार्ता होगी। पहली बार 3 स्टार जनरल की बैठक यहां पर होने वाली है। पिछले कुछ वक्त से LAC पर विवाद चल रहा है और ऐसे में एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक इसे माना जा रहा है। अब से थोड़ी ही देर में भारत चीन के बीच ये वार्ता शुरू होगी। चुशूल के मोल्डो में भारत और चीन के बीच ये वार्ता होने वाली है और सबसे खास बात कि पहली बार 3 स्टार जनरल की बैठक होने वाली है और इसमें लद्दाख को लेकर जो गतिरोध चल रहा है उसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। पिछले कुछ वक्त से LAC पर विवाद चल रहा है और ऐसे में सैन्य और राजनयिक चैनल के माध्यम से इस गतिरोध को सुलझाने की कोशिश यहां पर की जाएगी। तो आपको बता दें 5 मई से भारत चीन के बीच एक तरीके से विवाद चल रहा है, दबाव बना हुआ है और ऐसे में इस बैठक पर सभी की नजर बनी हुई है। तो भारत और चीन के बीच LAC पर बातचीत चल रही है। पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच सीमा पर विवाद चल रहा है। कॉर्प कमांडर लेवल के अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही है। चीन ने वार्ता से पहले अपना कमांडर बदला है। वार्ता में शू चिलिंग चीन के प्रतिनिधि लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भारत के प्रतिनिधि रहेंगे। तो लद्दाख के पास चुशूल के मोल्डो में भारत चीन वार्ता की जाएगी। भारत चीन के बीच पहली बार 3 स्टार जनरल की ये बैठक होने वाली है। तो यहाँ पर आपको बता दें भारत चीन के बीच पहली बार 3 स्टार जनरल की बैठक, इसीलिए इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कॉर्प कमांडर लेवल के अधिकारियों के बीच बातचीत होगी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू फोन लाइन पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, अब से कितनी देर बाद वार्ता की शुरुआत होगी और ये ऐसी वार्ता जिस पर पूरी दुनिया की नजर है? शैलेंद्र, बिल्कुल जय, आपको बता दें कि माना जा रहा है कि अब से कुछ देर में 11 से 11:30 के बीच में ये बैठक शुरू हो जाएगी और भारत और चीन के बीच में ये एक और लेवल पर, हालांकि कोर कमांडर लेवल पर है, ये बातचीत होगी। लेकिन इससे पहले कल डिप्लोमेटिक लेवल पे यानी राजनयिक स्तर पर कल ही बातचीत हो चुकी है भारत और चीन के बीच में सही माहौल बनाने को लेकर। और उस बैठक के बाद जो बयान सामने आया है उसके हिसाब से ये कहा गया है कि भारत और चीन को जितने भी मसले हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। और वो भी ये भी बयान में कहा गया है कि जो गतिरोध है वो विवाद न बने, इसको दोनों देश इंश्योर करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माहौल जरूर बना है, सकारात्मक माहौल जरूर बना है। लेकिन देखना ये होगा कि आज की इस कोर कमांडर लेवल की बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि आपको ये बता दें कि भारत की तरफ से इस बैठक में साफ तौर पर ये कह दिया जाएगा और भारत का रुख साफ रहेगा कि भारत पीछे नहीं हटेगा और जिन इलाकों में चाइना ने घुसपैठ की है या यूं कहे कि जिन इलाकों में आके वो बैठ गए हैं जहां पर पहले भारत पेट्रोलिंग करता था, वहां से चाइना को हटना पड़ेगा। LAC से उसको अपनी तैनाती कम करनी होगी और वहीं भविष्य में यह सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की गतिरोध दोबारा ना हो चीन की ओर से। इसको लेकर भी भारत एक कड़ा रुख अपनाने वाला है इस बैठक में। लेकिन अब देखना ही होगा कि इस पूरे मामले को लेकर चीन का क्या रवैया है। बिल्कुल शैलेंद्र, आपने ठीक कहा कि भारत अपना रुख साफ कर चुका है कि चीन को ही पीछे हटना होगा और ड्रैगन जो अपनी लाल आंखें दिखा रहा है उससे भारत बिल्कुल भी असहज महसूस नहीं करेगा। शैलेंद्र, बिल्कुल जाहिर तौर पर, हालांकि आपको ये भी बता दें कि चीन की तरफ से भी लगातार इस तरह के दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। चीन का जो अखबार है, जो मुखपत्र है चाइना का, जिसे ग्लोबल टाइम्स कहते हैं, उसमें एक लेख भी आया है जिसमें चीन ने ये कहा है कि वो 1 इंच भी जमीन पीछे नहीं हटेगा। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये चीन की टैक्टिक्स रहती हैं, पहले भी इस तरह की टैक्टिक्स हमने देखी है चाइना की। लेकिन जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब से कुछ दिन पहले नेटवर्क 18 को दिए इंटरव्यू में साफ कर दिया था कि भारत किसी मुल्क के ऊपर इस तरह जो है वो उनका स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचाता, लेकिन कोई और देश भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाए ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जाहिर तौर पर इस वक्त कोशिश यही है कि इस बातचीत के जरिए मसले को हल किया जा सके। हालांकि डिप्लोमेटिक स्तर पर जो बातचीत कल हुई है उससे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माहौल जरूर बना है और उम्मीद की जा रही है कि इससे जो ये आज मिलिट्री लेवल पर जो बैठक होगी इससे एक अंडरस्टैंडिंग जरूर बनेगी। लेकिन तुरंत इससे चाइना पीछे हटेगा ये कहना तो अभी शायद थोड़ा
जल्दबाजी हो। बिल्कुल शैलेंद्र, जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन शैलेंद्र ये भी माना जा रहा है कि गतिरोध सुलझने का यहाँ पर आसार कम ही दिखाई दे रहे हैं इस बैठक में, क्योंकि जो 2 जून को बैठक हुई थी वो भी बेनतीजा ही रही थी। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब इस इलाके में चाइना ने इस तरह से घुसपैठ की हो, और चाइना की फोर्सेस जो हैं वो करीब 4 इलाकों में लद्दाख में आमने सामने हैं, और माना जा रहा है कि जिन इलाकों में भारत पहले पेट्रोलिंग करता था वहां पर वो आकर बैठ गए हैं। इसमें गोलान वैली भी शामिल है, और पैंगोंग लेक जो है वहां पर ये आमना सामना भी फिलहाल गतिरोध जो है वो जारी है। तो ऐसे में माना जाता है कि इससे पहले भी चाइना जब भी उसके इंटरनल डोमेस्टिक जो इश्यूज जब हावी हो जाते हैं, जैसे हमने देखा है कि कोरोना वायरस के चलते वहां पे आवाजें भी उठ रही थी कि वहां पे मिसमैनेजमेंट हुआ है, और चाइना की वुहान से ही कोरोना वायरस पूरे दुनिया में फैला है। तो ऐसे में अंदरूनी गतिरोध को शांत करने के लिए ये एक ऐसा कदम माना जा रहा है कि चाइना ने चला है, ताकि पूरा देश जो है, चाइना जो है वो एकजुट हो सके इस मुद्दे को लेकर भारत के खिलाफ। लेकिन अहम बात यह भी है कि इस मोड़ पर चाइना नहीं चाहेगा कि वो किसी भी मुल्क से, किसी भी देश से, पड़ोसी देश से इस तरह गतिरोध ज्यादा देर तक चला पाए। हालांकि हमने डोकलाम पिछले साल देख चुके हैं, लेकिन वहां पर भी चाइना को पीछे हटना पड़ गया था। तो ऐसे में आज की बैठक से हम उम्मीद कर सकते हैं कि बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और भारत अपना रुख साफ कर देगा। लेकिन अब चाइना का क्या रुख रहता है, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, ये थे हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू जी, जो हमें बता रहे थे कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत है कि सैन्य लेवल पर या सैन्य चैनल के माध्यम से गतिरोध सुलझाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि यहाँ पर एक हल निकल जाएगा, लेकिन पॉजिटिव संकेत इसे माना जा रहा है और भारत अपनी बात पर लगातार टिका हुआ है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत और चीन के बीच आखिर किस मसले पर विवाद हुआ है और क्या है इस पर भारत का रुख। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एलएसी के विवादित क्षेत्र पर भारत और चीन की वार्ता होगी। पैंगोंग त्सो गलवान घाटी और डैमचोक पर वार्ता की जाएगी। भारत चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी है। लद्दाख में चीन की आर्मी पीएलए पर घुसपैठ का आरोप है, तो वहीं एलएसी की अग्रिम चौकियों से चीनी सैनिक वापस लौटे, ये भारत चाहता है और भारत इस बात पर लगातार अड़ा हुआ है। एलएसी पर हिंसक झड़प को लेकर भी भारत अपना रुख साफ कर चुका है और सख्त दिखाई दे रहा है। तो वहीं गलवान में भारत के निर्माण कार्य पर चीन का ऐतराज है। पैंगोंग झील इलाके को लेकर भी यहाँ पर विवाद बना हुआ है और इसी गतिरोध को सुलझाने के लिए आज की बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और पूरी दुनिया की इस बैठक पर नजर है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि चीन के साथ भारत के सीमा विवाद को लेकर रक्षा विशेषज्ञों की राय क्या है। चीज के लिए ऑब्जेक्शन ले रहा है कि आप अपना जो रास्ता बनाना है वो बंद कर दे, लेकिन भारत ने बहुत क्लियरली बताया है कि हम रास्ता हमारे इलाके में बना रहे हैं। दिक्कत यह है कि जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये डिफाइंड लाइन नहीं है और इसी की वजह से ये पूरी एलएसी का जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो इसकी वजह से चल रही है। अब हमने चीन को बताया है कि हम हमारे इलाके में कर रहे हैं, आप पीछे हटिए, लेकिन चीन इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है और ये जो है ये स्टैंड ऑफ है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का डिमार्केशन नहीं होगा, ग्राउंड के ऊपर निशान नहीं लगेंगे, तब तक ये स्टैंड ऑफ चलते रहेंगे। ये पहला स्टैंड ऑफ नहीं है और ये आखिरी स्टैंड ऑफ भी नहीं है। और जहाँ तक भारत की फौजों का सवाल है, ये तो जाहिर है कि देश के हित में, देश की टेरिटरी को बचाने के लिए फौज तो कभी पीछे नहीं हटेगी, चाहे 73 दिन क्रॉस हो जाए, चाहे उससे ज़्यादा क्रॉस हो जाए और चाहे स्टैंड ऑफ चलता रहे। उसमें मेरे विचार से पीछे हटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और सभी बातों पे चिंतन करके, विचार विमर्श करके वो चीन को ये बहुत कड़ा संदेश दे सकता है कि आज का हिंदुस्तान बहुत सक्षम है, नेतृत्व सक्षम है और हम किसी भी परिस्थिति के तैयार हैं। यदि चीन शांति चाहती है तो उसका जो विस्तारवाद की राजनीति है उसको खत्म करे। तो आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले ही साफ कर दिया है कि भारत अपने स्वाभिमान पर कोई चोट बर्दाश्त नहीं करेगा। न्यूज 18 नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ खास बातचीत में राजनाथ सिंह ने साफ कहा था कि भारत चीन वार्ता से देश को काफी उम्मीद है। एक और बड़ा मुद्दा है वो चीन का है। एलएसी पे ताजा हालात क्या है, बतौर रक्षा मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देश इस समय सुन रहा है, हमारे कई चैनल्स के माध्यम से करोड़ों लोग आपको इस समय देख रहे हैं। देखिए, भारत चीन सीमा को लेकर लंबे समय से कुछ न कुछ बराबर भारत और चीन के बीच में लगातार
कुछ न कुछ होता रहता है। आपने देखा होगा कि शायद ही कोई ऐसा वर्ष गुजरा होगा जबकि भारत की सेना और चीन की सेना, पीएलए जिसे कहते हैं जी, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, दोनों के बीच बॉर्डर पर बराबर फेस ऑफ न होता हो, कोई धक्कम धुक्की न होती हो। कभी कभी कुछ ऐसे तनाव भी हो गए हैं कि फायर आर्म्स की भी छीना झपटी भी हो गई है। ऐसे हालात समय समय पर पैदा होते हैं। मैं समझता हूं कि चीन को भी अब इस संबंध में बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ताकि इस विवाद को पूरी तरह से सुलझाया जा सके। अभी स्थिति क्या है? हाल फिलहाल की जो घटना है, यह बात सच है कि सीमा पर इस समय चीन के लोग भी, उनका दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, और उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। लेकिन भारत ने भी अपनी तरफ से जो कुछ भी करना चाहिए भारत ने भी किया है, पूरा बंदोबस्त किया है। अब आगे नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले भी जब भी विवाद हुए हैं, चाहे डोकलाम का ही विवाद हुआ, भारत और चीन में मिलिट्री स्तर पर जी और कूटनीतिक स्तर पर, जिसे डिप्लोमेटिक लेवल कहते हैं, उस समय भी बातचीत हुई थी और डोकलाम की समस्या का समाधान हुआ था। इसके पहले भी जब कभी भी कोई इस प्रकार की वारदात हुई है भारत और चीन के साथ, तो इसी प्रकार से सेना के स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकला है। आज के जो हालात हैं, मिलिट्री लेवल पर इस समय बातचीत चल रही है और मैं समझता हूं कि 6 तारीख को संभवतः एक मिलिट्री के बड़े अधिकारियों के स्तर पर भी बात होने जा रही है। इसकी जानकारी आज ही मैंने अपने आर्मी चीफ और सभी लोगों से बातचीत की है, उन्होंने दिया है। तो एक सवाल ये खड़ा होता है कि डोकलाम में 2017 में हमने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया था, हम डट के खड़े रहे थे। इस बारी वो काफी अंदर तक आ गए हैं, ऐसा कई अटकलें लगाई जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है। देखिए, भारत की एक नीति बहुत ही स्पष्ट है जी कि भारत दुनिया में किसी भी देश के स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाना चाहता है, न भारत अपने देश के स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट बर्दाश्त कर सकता। बस स्पष्ट नीति है। और अब बात शहर शहर वारदात की खबर की कर लेते हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में फायरिंग, खूनी जंग और मौत से सनसनी मच गई। अलवर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी, उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। श्रीगंगानगर में जमीन विवाद में खूनी जंग खेला गया, तो दौसा में फायरिंग से 15 लोग घायल हुए। तो 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रदेश में कैसे कहीं पर फायरिंग और कहीं खूनी जंग हुआ। और अब बड़ी खबर श्रीगंगानगर से मिल रही है। यहां पर एक युवक की बेरहमी से हत्या की गई। लाठियों से पीट कर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। बीरमाना गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो वहीं अब पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच पड़ताल में जुटी है। तो बड़ी खबर श्रीगंगानगर से मिल रही है। युवक की बेरहमी से हत्या की गई, युवक को लाठियों से पीटा गया और मौत के घाट उतार दिया गया। बीरमाना गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मौके पर हड़कंप मचा हुआ है और वहीं पुलिस आगे की जांच में जुटी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब आपको प्रदेश में कोरोना पर क्या कुछ अपडेट्स हैं वो बताते हैं। प्रदेश में मरीजों की संख्या 10,000 के पार जा पहुंची है। कोरोना से अब तक 10,128 लोग संक्रमित हुए। अब तक 44 नए केस सामने आए हैं। अब तक 219 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया है। ठीक होने के बाद 6,855 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। तो वहीं प्रदेश में अब कुल एक्टिव केस की संख्या 2,525 हो गई है। तो प्रदेश में क्या कुछ कोरोना अपडेट है वो यहां पर आपको बता रहे हैं। प्रदेश में मरीजों की संख्या 10,000 के पार चली गई है। कोरोना से अब तक 10,128 लोग संक्रमित हुए हैं। अब तक 44 नए केस सामने आए हैं। तो वहीं अब तक 219 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया। तो वहीं 6,855 ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर लौट चुके हैं। तो प्रदेश में अब कुल 2,525 एक्टिव केस अब तक हैं।
तो कोरोना में प्रदेश में क्या कुछ हालात हैं, अपडेट्स लेने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। जयपुर से सचिन शर्मा, तो वहीं जोधपुर से ललित सिंह और उदयपुर से कपिल श्रीमाली हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तीनों से अपडेट लेंगे और क्या कुछ अपडेट्स हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलते हैं जयपुर और बात करते हैं सचिन से। सचिन, अगर हम बात करें आज की, तो प्रदेश में राजधानी के लिहाज से कोरोना में क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए जागृति, इस समय राजस्थान में अगर हम बात करें तो 10,000 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है और 10,128 पॉजिटिव अब तक हो चुके हैं और पिछले 12 घंटे में 44 नए पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर में 9 पॉजिटिव सामने आए हैं। इसके अलावा एक कोटा में मौत जो है वो दर्ज की गई है कोरोना से। और सबसे बड़ी बात यह कि जो पॉजिटिव केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चूंकि रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, 70% के ऊपर ये रिकवरी रेट बनी हुई है, तो ऐसे में जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या भी लगातार घटी है और ये 2,500 के आसपास आ गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है प्रदेश के लिए। लेकिन चिंता जो है वो हमारी सबसे ज़्यादा प्रवासी राजस्थानियों को लेकर के, क्योंकि 2,900 से ऊपर का आंकड़ा है, यानी 3,000 के आसपास इस समय जो प्रवासी राजस्थानी हैं वो पॉजिटिव हैं, जो कि एक चिंता का सबब बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से होम क्वारंटाइन और आइसोलेशन की जो व्यवस्था सरकार ने की थी और कहा था कि जो भी प्रवासी राजस्थानी आ रहे हैं उन्हें 14 दिन का अपना जो है मैंडेटरी होगा उनके लिए कि वो आइसोलेशन में रहें या क्वारंटाइन में रहें। और इसके लिए 3 स्तरीय जो है कमेटियां गठित भी की गई हैं, ग्राम स्तर पर भी जो है निगरानी रखने की बात की गई है और वो निगरानी हो भी रही है, जिसका परिणाम अब सामने धीरे धीरे आने लगा है। क्योंकि जिस तरह से मरीज ठीक हो रहे हैं, क्योंकि 6,500 के करीब जो हैं वो डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, इसके अलावा 7,300 के करीब जो हैं वो रिकवरी हुई है मरीजों की। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ जांच की गति बढ़ी है, जिस तरह से पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, वहीं रिकवरी रेट अच्छी होने से मरीज जो है वो ठीक होकर के घर भी जल्दी जा रहे हैं। जी बिल्कुल सचिन, तो रिकवरी रेट राजस्थान में बहुत अच्छी है। आप हमारे साथ बने रहिए। अब हमारे साथ कोटा से हमारे सहयोगी शाकिर अली भी जुड़ चुके हैं। शाकिर से भी यहाँ पर बात करते हैं। शाकिर, अगर हम कोटा की बात कर लें, प्रदेश में तो 10,000 के पार पहुंच चुका है आंकड़ा, कोटा में क्या हालात? शाकिर जी देखिए, कोटा में भी जो है लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आज जो सुबह रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 3 और पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। लेकिन जिस तरह से जो राहत की खबर पूरे प्रदेश भर से आ रही है कि रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है, लगातार रोगियों की तबीयत में भी सुधार हो रहा है, तो कोटा में भी जो है 70% के करीब जो है रोगी लगातार ठीक हो रहे हैं। 400 से ज़्यादा ऐसे रोगी हैं जो अब तक अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। और अनलॉक 01 जब से शुरू हुआ है तब से जो है बाजार में हलचल भी नजर आ रही है, रौनक भी नजर आ रही है। ये नयापुरा की हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। अब फुटकर व्यापारी जो हैं वो भी जो है अब अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया है। ये नयापुरा का बाजार है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोग लंबे वक्त से जो है बाजार से दूर थे, लॉकडाउन के चलते अब वो बाजार भी खुलने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं जिंदगी जो है अब रफ्तार पर लौट रही है इन सब के बीच, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा भले ही हो रहा है, लेकिन रिकवरी रेट अच्छा होने से अब लोगों में कॉन्फिडेंस भी आया है और सरकार की ओर से जिस तरह से रियायतें दी जा रही है उससे अब जनजीवन सामान्य होने लगा है। जांच का दायरा भी कोटा में बढ़ा दिया गया है, लगातार स्कैनिंग और टेस्टिंग का काम किया जा रहा है। तो जो नए जो इलाके जहां पर पॉजिटिव रोगी आ रहे हैं अब उन इलाकों पर फोकस किया जा रहा है। मेडिकल की टीमें लगातार उन इलाकों में सैंपल कर ले रही है। इसके साथ साथ स्कैनिंग का काम कोटा में लगातार जारी है। तो अनलॉक 01 शुरू जब से हुआ है तब से जो है कई सारी चीजें जैसे कोटा में 200 से ज्यादा। शाकिर, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी सहयोगी कपिल भी लगातार उदयपुर से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात उदयपुर की करें तो वहां का कोरोना ग्राफ क्या कहता है कपिल? देखिए जयकृति, मैं आज सिर्फ आपको अच्छी और सुखद जानकारियां उदयपुर से दूंगा। उदयपुर में अगर हम अन्य संभाग मुख्यालयों की बात करें तो उदयपुर संभाग मुख्यालय एक ऐसा शहर है जहां पर कोरोना की रिकवरी रेट सभी से ज़्यादा है। 87.86% रिकवरी रेट उदयपुर में बनी हुई है और 577 कुल मरीजों में से 507 रिकवर हो चुके हैं। अब उदयपुर में केवल 66 एक्टिव केस बचे हैं जिनका भी ये संभावनाएं जताई जा रही है कि ये भी जल्दी रिकवर होकर अपने घर लौटेंगे।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आज एक बड़ा बदलाव उदयपुर में कोविड केयर सेंटर को लेकर हुआ है। अब तक एमबी चिकित्सालय की जो एसएसबी बिल्डिंग है वहां पर डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर संचालित हो रहा था, लेकिन आज से चित्रकूट नगर स्थित ईएसआईसी हॉस्पिटल को डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल बना दिया गया और अब जो भी सिम्टोमेटिक मरीज उदयपुर जी बिल्कुल कपिल, ये आपने अच्छी जानकारी दी कि वहां पर रिकवरी रेट बड़ी तेजी से देखी जा रही है। और चलिए अब जोधपुर का रुख करते हैं, हमारी सहयोगी ललित भी हमारे साथ वहां से मौजूद है। ललित, आज के सूरत हाल जोधपुर के लिहाज से कोरोना को लेकर क्या कुछ है? देखिए, आज सुबह की अगर बात करें तो सुबह की राहत भरी खबर है, सिर्फ महज एक मरीज कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। लेकिन सही दूसरी तरफ लगातार पिछले 10 दिनों की बात करें तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कल एक बार फिर जोधपुर शहर में कोरोना का संक्रमण मरीजों का अर्धशतक लगा है, 51 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही 1700 पार आंकड़ा पहुंच चुका है। अब 1707 मरीज जोधपुर शहर में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ रात की खबर ये भी है कि लगातार मरीज रिकवर हो रहे हैं। कल भी 18 मरीज रिकवर हुए हैं और ऐसे में 1264 जो मरीज हैं अब तक रिकवर हो चुके हैं और 73% से ज़्यादा जोधपुर में जो है ये रिकवरी रेट चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात ये भी अच्छी सामने आ रही है कि जोधपुर की में अब तक 85,000 से अधिक टेस्ट हो चुके हैं और नंबर 1 बना हुआ है जोधपुर जिला टेस्टिंग के मामले में। और अभी भी लगातार बिल्कुल इस तमाम जानकारी के लिए आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन, ललित और साथ ही कपिल भी हमें जानकारी दे रहे थे और उसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं शादी यानी ढोल नगाड़े और महफिल में छाई सूनेपन की। जी हाँ, कोरोना काल में शादी में रौनक लाने वाले, ढोल नगाड़ों से महफिल सजाने वाले इन कामदारों के चेहरे की रौनक गायब हो गई है। ऐसे में ये मजबूर शहर से गांवों का रुख कर चुके हैं, तो कई लोग इधर उधर जाने को मजबूर हो रहे हैं। शादी समारोह में ढोल नगाड़ों के साथ घोड़ी और बग्गी वालों के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। तो ये 2 महीने हो गए, कुछ भी नहीं आ रहे, काम धंधे वंधे कुछ भी नहीं आ रहे, ऐसे बैठे घोड़े घोड़ी सब ऐसे ही है, ढोल डमके कुछ नहीं बज रहे बाबूजी। 2 महीने से हो गए, 2-2.5-3 महीने से कुछ भी नहीं आ रहा, एक भी काम नहीं आ रहा, कोई भी नहीं बुला रहे। अभी डर के मारे शादी वादी में सब मना कर रखे हैं, अभी कोरोना की वजह से सब मना कर दिए ढोल के लिए। टिड्डियों के टेरर से किसानों और आम लोगों की टेंशन एक बार फिर बढ़ने वाली है, क्योंकि रेगिस्तान की धरती से टिड्डियों का लश्कर तैयार होने वाला है। जी हां, मगर बड़ा सवाल ऐसा है कि कैसे मिलेगी निजात। आप खुद देखिए रिपोर्ट। फिर बढ़ा टिड्डी टेरर का खतरा, बारिश दे सकती है टिड्डियों का साथ, रेगिस्तान में छुपा है टिड्डी बम, कैसे मिलेगी टिड्डी टेरर से निजात। जी हां, आसमान में छाया टिड्डियों का टेरर एक बार फिर से मंडराने वाला है। फिर से बढ़ने वाली है किसानों की टेंशन। हर कोशिश अब तक रही है नाकाम, और कैसे लगेगी इस पर लगा आज हर किसी के मन में यही सवाल है। राज्य से लेकर केंद्र तक तमाम उपाय किए गए। हाल ही में युद्ध स्तर पर अभियान भी चलाया गया, लेकिन इसका अब तक परमानेंट इलाज नहीं हो पाया है। वहीं एक बार फिर से टिड्डियों का खतरा बढ़ने की आशंका जताई गई है। बदले मौसम से बढ़ा टिड्डी टेरर का खतरा, नमी का साथ मिलते ही अंडों से टिड्डियां निकल जाएंगी। रेगिस्तान में दबा पड़ा है बड़ा खतरा। एक टिड्डी एक साथ 80 से 125 तक अंडे दे सकती है। अंडों को अभी खत्म करने का इंतजाम नहीं हो पाया है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जून के महीने में अपना वाला एग में भी अगर उसको मॉइस्चर, अगर यही मौसम रहा तो उसको मॉइस्चर मिल जाएगा, वो एग हैच होकर अटैक करेगा। दूसरा, अगर रेगिस्तान में कहीं अगर शावर्स आ गए वहां से, तो वहां जो पूरा एग फील्ड पड़ा है, जहां एग का भरा पड़ा है, वो उससे भी अपने जून में टिड्डी आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं कि वो अपने राजस्थान में टिड्डी जून में ज्यादा ही आएंगी बनिस्बत मई के बजाय। पिछले साल प्रदेश के 12 रेगिस्तानी जिलों में टिड्डियों का बड़े स्तर पर प्रकोप हुआ था, इसलिए उम्मीद है कि रेगिस्तान में बड़े स्तर पर इनके अंडे जमीन में दबे पड़े। निसर्ग और अम्फान के बाद बारिश ने लोगों को राहत तो दी है, लेकिन अब नमी की वजह से अंडों से टिड्डियों का बाहर आना शुरू हो जाएगा और कुछ ही दिनों में ये तबाही मचाना शुरू कर देंगी। भारत के बाहर से भी बड़ी संख्या में टिड्डियों के आने की आशंका है। अगर इन फ्यूचर इन टिड्डियों का अटैक इसी तरह से होता रहा
तो FAO को और जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं उनको ये सोचना ही पड़ेगा कि इनके एग मास को कैसे खत्म किया जाए। विशेषज्ञों की माने तो टिड्डियों पर नियंत्रण का प्रभावी तरीका अंडों को नष्ट करना ही है, क्योंकि कीटनाशकों से परिपक्व हो चुकी टिड्डियों को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। जमीन की जुताई कर हेलीकॉप्टरों से कीटनाशकों का छिड़काव हो तो अंडों को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन रेगिस्तान के मुश्किल हालात में इसकी संभावना फिलहाल नजर नहीं आती। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में एक और बड़ा निवेश हुआ है। यूएस बेस्ड इक्विटी फर्म सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.93% हिस्सेदारी के लिए 4,546.8 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया है। इससे पहले भी सिल्वर लेक जियो में 1,5% की हिस्सेदारी के लिए 5,655.75 करोड़ का निवेश कर चुकी है। दोनों को मिला दें तो कुल 10,202.55 करोड़ के निवेश के साथ अब सिल्वर लेक की जियो प्लेटफॉर्म में 2.08% की हिस्सेदारी हो गई है। तो वहीं 2 महीने से भी कम वक्त में जियो ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के जरिए 92,202.15 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। और बिग ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।